बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से न्यू सेशन हमने स्टार्ट किया था। इस सेशन में जो सीटें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो एफपीएससी की सीटें हैं, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ, और इसके अलावा हमारे पास जो पीपीएससी की सीट्स हैं वो तहसीलदार का जीके पेपर है, सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट है, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडमन एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीटें दी। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली सीटें आई हुई हैं, जो इनका भी अप्लाई भी हो रहा है, वो लेबर ऑफिसर है और लेबर इंस्पेक्टर है, और इसके अलावा हेड क्लर्क है लोकल गवर्नमेंट में। और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो जॉब्स आई थी, एमओडी की जो जॉब्स हैं, उसमें आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर भी है और सब इंस्पेक्टर भी थी, असिस्टेंट की सीटें भी थी, वो आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा। तो इन सारी सीटों का सिलेबस जो कि मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है वो एंड पे इंशाल्लाह ताला, जैसे हमारे पास एएसएफ का एक्ट होता है, इसी तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं, इसमें भी थोड़ा सा एंड पे जाके तो जो आपका सिलेबस डिफरेंट होगा, इससे सेपरेट होगा, वो भी हम आखिरी 2 हफ्तों में इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे के सारे आपके वन पेपर एमसीक्यूज का सेम सिलेबस होता है, तो वो हम इसी सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे 7 लेक्चर्स हो गए थे, ये हमारा 8वां लेक्चर है। आपको पता हमने मैथमेटिक्स और मुताला पाकिस्तान को स्टार्ट किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स का आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बिल्कुल आसान टॉपिक इसको समझा जाता है, इसको मुफ्त के नंबर समझे जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल सबसे आसान जो टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है। इसको आपने थोड़ा सा गौर करें, इसको समझें, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये कवर हो जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ये भी मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक लेवल का टॉपिक है। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद मुताला पाकिस्तान में आज हमने मुगल डायनास्टी स्टार्ट करनी है। मुगलिया दौर हुकूमत, जो सल्तनत मुगलिया थी ना जी, उसके हवाले से आपको पता है 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी बन जाया करते हैं मुगलिया सल्तनत के हवाले से। उसको आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने जो ना सादात खानदान, तुगलक खानदान वगैरह और जो खानदान है गुलामा वगैरह, दिल्ली सल्तनत, ये सारी हमने पढ़ ली थी। मोहम्मद बिन कासिम से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे मुगल डायनास्टी। उससे पहले हम जी मैथमेटिक्स को कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है जी? क्रॉस क्रॉस का मतलब बताइए। देखें जी, जैसे क्रॉस इसके नाम से ज़ाहिर है ना, ये इसको हम कहते हैं क्रॉस, ठीक है जी। ये इधर से स्टार्ट होता है, ये एक ऊपर को और ये इधर ऊपर को, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आपने इसको याद करना है, वो आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे हम चलते हैं। यह है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आमतौर पे एक इक्वेशन यूज होती है, ये बराबर की निशानी यूज होती है जी, ठीक है। इस तरह भी कोई 2 रकमें लिखी होती हैं, 2 3 4 10, जितनी भी रकमें हो, एक भी हो सकती है। इस तरफ भी कोई रकम लिखी होगी, ठीक है जी। और उधर भी कोई रकमें इस तरह से लिखी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, ये इस तरह से कोई रकम आपके पास लिखी हुई होगी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें वो कहता है जी आप हमें जो यहाँ पे एक्स है ना, मीन एक्स के या कोई भी वेरिएबल दिया होता है, एक्स दिया होता है, वाई दिया होता है, टी दिया होता है, एस दिया होता है, जी दिया होता है, कोई भी ए बी सी का जो लेटर दिया होता है ना, ठीक है, उसकी कहता है आप वैल्यू फाइंड करें। आपने करना क्या होता है, आपने ये जो एक्स वाला जिस जिस नंबर के साथ एक्स आता है ना, एक्स वाले आपने इकट्ठे करने होते हैं, एक्स के अलावा जो बाकी होते हैं उनको आपने अलहदा करना होता है। तो ये आप जब उनको अलहदा करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल आती है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये इस तरह ये भी हो सकती हैं, ऐसे 3x/4 इज इक्वल टू x/9, इस तरह से बटे में भी हो सकती हैं, ये बिल्कुल सिंपल प्लस माइनस में भी हो सकती हैं, ये बटे में ज़रब तकसीम में भी 2 रकमें हो सकती हैं। अब इन रकमों को आपने किस तरह से आपस में इनको सॉल्व कैसे करना होता है। अगर तो आ जाए बटे में, जैसे अब आपके पास दूसरे वाली रकम आई है ना, ये वाली, अगर बटे में आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड वाला बटा है ना, लेफ्ट साइड वाली नीचे वाली रकम जो, इसको आपने राइट साइड वाले के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना जाके। इसी तरह से राइट साइड वाली की जो नीचे वाली है ना रकम, उसको आपने लेफ्ट साइड वाले के ऊपर वाले के साथ आकर मल्टीप्लाई कर देना, ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 बार 27x, और 4 को ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4x, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने एक्स वाली इकट्ठी करनी होती है, फिर आपने एक्स वाली इकट्ठी करनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये 4x है, तो 27x आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, वो आपने एक रूल आपने याद करना है। ये आपके पास है बराबर, ये बराबर, ये समझें कि आपके पास एक जंक्शन है, एक बॉर्डर है, अच्छा ठीक है। इस बॉर्डर को जब आप प्लस को बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं तो उधर जाके ये माइनस बन जाता है, अगर इधर माइनस है तो जाके प्लस बन जाता है। इसको आपने करना किस तरह से, ये मैं आपको समझा देता हूँ।
अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई नंबर तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाता है, अगर यहाँ पे कोई डिवाइड हो रहा हो तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन का ये जो आपके पास बराबर है ना, ये जो इक्वालिटी का साइन है, इसको जब आप बाईपास करवाते हैं, इसको आप क्रॉस करवाते हैं, तो आपने क्या करना होता है, ये जो अलामत होती है प्लस वाली माइनस में बदल जाती है, माइनस वाली प्लस में बदल जाती है, ज़रब जो होती है वो तकसीम में बदल जाती है, तकसीम वाली जो होती है वो ज़रब में बदल जाती है। अब इसका आपने इसको जो है ना क्वेश्चन में किस तरह से इसको आपने यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, आपके पास आ जाता है जी 2x और -9 या +7, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्क अब आपने क्या करना है, ये x वाले जो है ना, x वाली रकमें, x वाली रकमें आपने एक तरफ कर लेनी है, बाकी सारी आपने एक तरफ कर लेनी है, बराबर के एक तरफ। ठीक है जी। अब आप बराबर से x को इधर लेके आना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास 4x है, ये 2x इधर के क्या है, जमा हो रहा था, 2x यहाँ पे जमा हो रहा था, इधर आके -2x बन जाएगा, ये बराबर आ गया। अब ये यहाँ पे 3 था, लेफ्ट साइड पे 3 को हमने उधर लेके जाना है, तो ये 3 जमा हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 के साथ ये माइनस हो जाएगा, 7 उधर का उधर ही रहा, उसका बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। ठीक है जी। मीन्स के आपने जब ये जो बराबर की निशानी है इसको आपने क्रॉस करवाना है, ये प्लस का 3 था, उधर जाके माइनस का 3 बन गया, और 2x उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का 2x बन गया, 4x में से 2x निकालें आपके पास 2x बन गया, 7 में से 3 निकालें आपके पास बन गया 4। अब देखें, अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x के साथ 2 भी आ रहा है। अब देखें 2x के साथ क्या हो रहा है, ज़रब कर रहे हैं ना, जो 2x का मतलब क्या है, x के साथ 2 जो है ना, जो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपने मल्टीप्लाई को आपने ये जो बराबर की निशानी को इसको आपने क्रॉस करवाना है, तो आपके क्या हो जाएगा, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 4/2 आ गया। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, x इक्वल टू आपके पास का आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है जी। तो यूं आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए आपने x की वैल्यू फाइंड करना होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, सबसे पहले जी पहला क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू निकालें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, 2x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कहता है जी आप x की वैल्यू निकाल लें। आप यहाँ पे देखें, ये x के साथ क्या 2 है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x यहाँ पे अकेला रह गया, 10/2 बन जाएगा, 2 को 10 से आप डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आता है 5, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया जी 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये लिखा हुआ जी 9/x इज इक्वल टू 3, 9/x इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से ही करनी है। आपने क्या करना है, अगर एक तरफ बटे वाली रकम हो, दूसरी तरफ बटे वाली रकम ना हो, तो आपने दूसरी तरफ बटे में अपने पास से 1 लगा लेना है। जिस रकम का बटा नज़र ना आ रहा हो उसके बटे में 1 होता है, ये आपने अंडरस्टूड बात याद कर लेनी है। अब मैंने आपको बताया था जब दोनों तरफ बटे वाली रकमें आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको नीचे, इसका बटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका बटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 एक बार 9, उधर क्या आ गया 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इधर आके जो है ना, इसको जब हम जो आपकी इक्वालिटी का साइन है इसको हम क्रॉस करवाएंगे, तो आपके क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या बच जाएगा 9/3, 9/3, 3 को 9 से काट दें, आपके पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई जी 3 आ गई। ठीक है, इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसको आपने करना होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ जी 5x/4 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब 10 का आपको बटा नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे अपने पास 1 लगाएंगे, आपके पास दोनों तरफ बटे वाली रकमें बन गई। आपने अब क्या करना है, 1 को इधर ले जाएं, 5x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 5x को 1 से मल्टीप्लाई करें 5x ही आएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x क्या बच गया, x इक्वल टू 40 ओवर आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 को आप 40 से काट दें, तो आपके पास 5 8 बार 40, x की कीमत क्या आ गई आपके पास 8, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। आप नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। ठीक है जी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वही तरीका आपने करना है, x वाली रकम एक तरफ इकट्ठी कर देनी है, x के बगैर आपने इकट्ठी कर देनी है, कोशिश करनी है छोटी रकम को छेड़े या बड़ी को ना छेड़े। अब यहाँ इधर 3x है, इधर 2x है, तो आप 2x को 3x के पास ले जाएं, तो आपके पास क्या बन गया 3x, ये 2x यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर जाके -2x बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपके पास इधर क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, तो ये सिर्फ 3 बच गया। अब इधर -7 था, -7 को आप उधर ले जाएं, -7 को उधर ले जाएं, तो ये जाके +7 बन जाएगा, 3 के साथ जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
3x में से 2x निकालना, आपके पास x बच गया 7 और 3 आपके पास 10 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया x इक्वल टू 10 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, 2x - 4 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो बिल्कुल सिंपल वही तरीका आपने लगाना है। ये x आप मूव करके इधर ले आएंगे तो आपके पास 2x में से ये x इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5 इधर अकेला रह गया और ये 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4 + 5 इक्वल टू आपके पास आ गया 2x में से एक x निकाल दें, आपके पास x बच गया 5 और 4 आपके पास 9 बन गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x - 5/2x, x - 5/2x इज इक्वल टू 3x - 1/5। बिल्कुल सिंपली वही आपने काम करना है यहाँ पे भी, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इसको इधर लेके जाएं, 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें और आपने 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, आपके पास आ गया 5x - 25 इज इक्वल टू 3 2 बार 6x माइनस आपके पास क्या आ गया जी 2। तो आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब 5x उधर ले जाएं और 2 को इधर आप ले आए, ठीक है जी। 5x उधर ले जाएं, 6x में से 5x निकल जाएगा और आप 2 को इधर ले आए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी साइंटिफिक नोटेशन का। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ये भी। इसको व्हाइट बोर्ड पे पहले चलते हैं। इसको लिखने के लिए करना क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन का असल में मकसद क्या है, असल में मकसद ये है कि आपके पास ये लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है जी, ये है जी, ये फॉर एग्जांपल 10 के साथ आपने बड़े सारे जीरो लगा दिए। साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि इतने ज़्यादा जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इतने ज़्यादा जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या करें, आप अपने जीरो गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप 1.010⁻9 इस तरह लिख दें, ठीक है। बड़ी बड़ी रकमों को छोटी रकमों में लिखने के लिए मीन के आपकी जगह कम लगेगी, आपका पेपर बन जाएगा इससे, ठीक है जी। आप इसको ईजिली इसको काउंट करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। बजाय इसके कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने 20 करोड़ लिखना है, तो ऐसे 20 के साथ ऐसे आप इतने ज़्यादा जीरो लगाएं, इतने ज़्यादा जीरो लगाएं, इसका मतलब ये है इसको इजीली आप लिख सकें 2.010 आपके पास यहाँ पे 11 लिख दें तो आपके पास 20 करोड़ बन गया, ठीक है जी। तो यूँ आपने क्या करना होता है, साइंटिफिक नोटेशन का अक्सर मकसद ये होता है कि आपने इतने ज़्यादा जीरो ना लिखने पड़े आपको। अब क्वेश्चन में आपने किस तरह से करना है, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जी 35,000, ये लिखा हुआ है आपके पास 35,000। इसको वो कहेगा कि आप ऐसे करें जनाब, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखनी है, मैंने आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन में बताया था, कोई भी नंबर जो होता लिखा होता है ना, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो हर कोई नंबर अशारे वाला नंबर होता है, हर कोई रकम अशारे वाली रकम होती है। कुछ रकम ऐसी होती हैं जैसे लिखा होता है 3.5 या लिखा होता है 9.6, जिनका अशारिया हमें नज़र आ रहा होता है। कुछ रकमें ऐसी होती हैं जिनका अशारिया हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये ऐसी रकम जिसका अशारिया नज़र ना आ रहा हो, उसका अशारिया सबसे एंड पे होता है, उसका अशारिया सबसे एंड पे होता है। तो 35,000 का जो अशारिया है वो सबसे एंड पे है। आपने करना क्या होता है, ये जो अशारिया होता है ना, इसको आपने उठा के सबसे पहले नंबर के बाद में लिखना होता है। मीन के अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो, मीन के कोई ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट अशारिये से पहले सिर्फ एक होना चाहिए। तो 3 है तो 3.5, 3.5, उसके बाद जितने आपके पास ज़ीरो बचते हैं ये आपने नहीं लिखने होते, ठीक है जी। ज़रब 10 की पावर आपने क्या लिखना है, अब आपने देखना है ये जो आपने इशारिया यहाँ से उठाया है, उठा के आपने यहाँ पे ला के इसको रखा है, इन दो ये जो आपने मूवमेंट करवाई है इशारिया की, इसके दरमियान में कितने डिजिट्स आए हैं, कितने डिजिट्स आपने फलांग के यहाँ पे आए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ गई, 10 की पावर 4 आएगी। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है, ठीक है जी। अगर ये आपके पास ऐसे लिखा हो 0.0000978 फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास है, इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसको भी आपने, हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहता है कि ये जो अशारिया है ना, अशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें इशारिये से पहले तो ज़ीरो लिखा हुआ है, हमने इस इशारे को कहाँ पे मूव करना है, हमने इशारिये को ऐसी जगह पे मूव करना है कि इशारिये से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए, सिर्फ एक नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो यहाँ पे के पास 9 7 और 8 है, तो हम 9 के बाद अगर इशारिये को यहाँ पे मूव करवा दें, इसका मतलब है इशारिये से पहले सिर्फ हमारे पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.78 ज़रब 10 की पावर। अब आपने करना है, ये इशारिया यहाँ पे हमारे पास आया है और यहाँ से हमने इसको उठाया था और यहाँ पे हम ले आए हैं, तो आपके पास
1 2 3 4 5, इसके दरमियान में हमारे पास 5 डिजिट आए हैं। इसका हम लिखेंगे 10⁵ लेकिन साथ हम माइनस लगाएंगे। माइनस हम क्यों लगाएंगे? अशारिया हम पीछे से अगर आगे की तरफ लेके जाएं, पीछे से आगे लगाएं, तो ये माइनस माइनस हमें बता रहा है कि अशारिया पीछे से आगे आया है। ठीक है, अगर आप जैसे 35,000 का आगे से पीछे को आप लेके आए थे, तो फिर वहां पे आपने माइनस नहीं लगाना, माइनस आपने फिर नहीं लगाना। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है, बिल्कुल सिंपल से इसका काम होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। क्वेश्चन करते हैं तो मजीद आपको समझ आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। तो जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक नोटेशंस की। साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लिखी हुई है जी, आपके पास है 12 और उसके बाद आपके पास 4 जीरो लगाए हुए हैं, ऐसे 4 जीरो लगे हुए हैं। कहते हैं जी इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने देखना है कि इसका अशारिया कहाँ पे है। आपको अशारिया नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इसका अशारिया सबसे एंड पे है, ये आपके पास अशारिया। अब आपने इस अशारिया को यहाँ से मूव करवाते करवाते कहाँ पे पहुंचेंगे, अशारिये से पहले सिर्फ एक नंबर नॉन जीरो आ जाए, मीन के यहाँ पे इशारिया हमारा आ जाएगा, यहाँ पे इशारिया आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास 1.2। अब 1.2 आपने लिख लिया, उसके बाद आपने जीरो नहीं कोई भी लिखना, जीरो के बगैर जितने नंबर हैं वो आपने लिख लेने हैं, जीरो आपने नहीं लिखना। तो आप क्या करेंगे, अब 1.2 अब, और उसके बाद आपने गिनने हैं, ये इशारिया यहाँ से हमने पकड़ा था और यहाँ पे हम लेके आए, इसके दरमियान में देखना कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5, 1.2 10⁻5, 1.2 × 10⁻5, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 102 और उसके बाद आपके पास है जी 4 जीरो लगे हुए हैं, 4 जीरो ऐसे। इसको कहते हैं जी, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसका शारिया कहाँ पे है, डेसिबल पॉइंट आपको कहाँ पे नजर आ रहा है। ये हमारे पास डेसिबल पॉइंट इसका सबसे एंड पे है। आपने उसको उठा के कहाँ पे लेके आना है, आपने उसको उठा के ऐसी जगह पे लेके आना है कि शारिये से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर रह जाए, एक नॉन जीरो नंबर रह जाए। तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे ये इशारिया आ जाएगा। तो हमने यहाँ से इशारिया उठाया और यहाँ पे ला के इसको रख दिया, तो हमारे पास आ गया 1.02। अब यहाँ पे हमने जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि ये जीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ गया है। तो अब हम जो हमने चूंकि नॉन जीरो सारे नंबर लिखने होते हैं, तो ये जीरो जो है ना, दो से पहले और एक के बाद मीन के दरमियान में आ गया है, तो इसको लिखना अब मजबूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। 1.02 हम इसको लाजमी लिखेंगे। ठीक है, 1.02 10⁻, आप नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 10⁻6, ये आपके पास आंसर आ गया 1.02 10⁻6 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर कोई जीरो दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए वो हमने लिख लेना है, बाकी सारे हमने छोड़ देने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी 1230 को कहता है आप क्या करें, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इसका शारिया भी एंड पे है, तो आप इसको शारिया को उठा कर यहाँ से ले आएंगे, आपके पास आ गया 1.23 10⁻1 2 3, आपके पास 3 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं जी, नेक्स्ट है जी 1450। 1450 ये बिल्कुल सिंपल वही है, यहाँ पे इशारिया इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। 1.45 10⁻, आपके पास 1 2 3, आपके पास 10⁻3, इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 1 2 3 और उसके बाद आपके पास 4 जीरो हैं। इसको कहता है जी बताएं इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी। इसके भी इशारिया आपका एंड पे है, इशारिया आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, ये वन के बाद आपके लिखेंगे 1.23 ज़रब 10⁻, आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10⁻6, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन इस नंबर की बन जाएगी। ठीक है जी, अब उसके बाद आपके पास है जी 1500 की आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। ये आपके पास सारे यहाँ पे है, इसको आपने यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि 1.5 10⁻1 2 3 10⁻3, आपके पास आंसर इसका बन जाएगा। अब उसके बाद आपके पास है जी 0.00012, 0.0012। अब कहता है जी इसको बताएं कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी। ये आपने इशारे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आकर ले आएंगे 1.2 10⁻1 2 3 4, ये -4, क्योंकि ये आपका इशारिया पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, आप साथ इसको माइनस भी लगा देंगे, हम बता देंगे ये हमने इशारिया पीछे से आगे लेके आए हैं। ठीक है जी, उसके बाद 0.1230। तो अब आपने क्या करना है, ये इशारिया आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। आपने सिर्फ इशारे से पहले एक नंबर होना चाहिए। 1.23 10⁻, आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इशारिया उठाया यहाँ से लेकर यहाँ ले, दरमियान में सिर्फ एक नंबर आया, तो आपके पास आ गया -1 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब साइंटिफिक नोटेशन का उलट भी पूछ लेता है,
उलट भी पूछ लेता है। कैसे पूछता है? जैसे फालतू में लिखा हो 1.2 10 टू रेज पावर 5, 1.2 10 की पावर 5, कहता है इसको आप सिंपल नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल नोटेशन में लिखें। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये लिखा हुआ है ना 1.2, इसको आप लिखेंगे 1 और 2 पॉइंट के बगैर लिखेंगे, पॉइंट के बगैर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके पास 10 की पावर 5 है ना, 10 की पावर 5, जितने 10 की पावर है ना उतने आपने जो ना अशारिये के बाद रकमें गिन देनी है। ये आपके पास अशारिया यहाँ पे था, अशारिये के बाद एक रकम, ये दो आ गई, उसके बाद एक जीरो लगाएं, दो रकमें होगी, फिर जीरो लगाएं, तीन होगी, फिर जीरो लगाएं, चार होगी, फिर जीरो लगाएं, पाँच रकमें पूरी होगी। 10 की पावर 5, जितनी 10 की पावर होगी उतनी रकमें आपने इशारिये के बाद गिन के लिख देनी है, जितनी रकमें आपके पास मौजूद हों। बाकी आपने अपने पास से जीरो लगा के वो रकमें आपने पूरी कर देनी है, वो डिजिट आपने पूरे कर देने हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, 12, आपके पास 1,20,000। ठीक है जी। इस तरह ये लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3.5 10 टू रेज पावर 2, ऐसे लिखा हो। कहता है जी अब मुझे इसको आप सिंपल नोटेशन में लिख के दिखाएं। तो आपने क्या करना है, 3 और 5, शारिये के बाद आपने कितनी रकमें पूरी करनी है, दो रकमें पूरी करनी है। शारिये के बाद दो, शारिये के बाद एक तो 5 आ गया और एक अपने पास से जीरो लगाएं, तो 350 इसका आंसर आ गया। ये आपके पास, इसको आप सिंपल नोटेशन में लिख देंगे। जैसे लिखा हुआ आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है 9.7 10 टू रेज पावर -3, ऐसे लिखा हो। तो आपने क्या करना है, 9.7 का 97 लिखेंगे। ठीक है। अब अशारिये के बाद आपने तीन रकमें पूरी करनी है, शारिये के बाद आपने तीन रकमें पूरी करनी है, लेकिन साथ माइनस लगा हुआ है, मीन्स कि आपने शारिये के बाद इस तरफ को लेफ्ट साइड पे रकमें पूरी करनी है। 9, ये शारिया, शारिये के बाद 9 के बाद 1 2 3, यहाँ पे जा अब आपका शारिया आ जाएगा। तो आपके पास आएगा 0.00097, 0.097, सॉरी आपके पास दो जीरो लगेंगे, जीरो, एक 9 आ गया और एक जीरो और एक ये जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आपने तीन नंबर पूरे करके लगा देना है। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन होती है। एक और आपको एग्जांपल समझा दूं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आपके पास ये है जी 3.771 10 टू रेज पावर आपके पास आ जाती है जी, आपके पास 4 आ जाती है फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या करना है, 3.71, अब आपने इशारिये के बाद कितनी रकमें पूरी करनी है, चार पूरी, चार करनी है, चार। तो 7 1 दो रकमें होगी, तो आपने पास जीरो लगाए, तो ये इशारिया आप यहाँ से खत्म कर दें, आपके पास आ गया 37,100। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अगर यही रकम ऐसे लिखी हो 3.71 10 टू रेज पावर -4, तो आपने क्या करना है 371। तो ये जो अशारिया है ना, अशारिये के बाद आपने लेफ्ट साइड पे चार रकमें पूरी करनी है। एक नंबर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 2 3 लगा के जहाँ पे आप इशारे लगाएंगे, मीन के 1 2 3 ये इशारे लगा के जीरो लगाएंगे, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 0.000371। ठीक है जी। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन होती है, बिल्कुल सिंपल सा ये कंसेप्ट है। आमतौर पे पेपर में पूछ लिया जाता है, बाज़ औक़ात मैंने पेपरों में काफ़ी दफ़ा यह क्वेश्चन देखा है साइंटिफिक नोटेशन का, वो इसको आमतौर पूछ लेता है। उसके बाद आज हमने मुताला पाकिस्तान की करनी है जी, मुगल डायनास्टी। मुगल डायनास्टी क्या होती है, ये मुगलिया सल्तनत जो है, इसको आपने सबसे पहले जो बात याद करनी है, वो आपने इनके जो पहले आपके पास तकरीबन 6 इनके बनते हैं जी बादशाह, जो 6 रूलर इनके बनते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वो आपने सबसे पहले याद करने हैं। वो एक एब्रीविएशन छोटी सी बनती है, BHAJSA, बादशाह, बादशाह, बादशाह। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब आलमगीर। ठीक है। तो ये आपने एक तो तरतीब याद करनी होती है कि जो मुगलिया सल्तनत की तरतीब है वो आपने याद करनी है। बादशाह, बी फॉर बाबर। तो ये पूछ लेता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जो मुगलिया सल्तनत का जो बानी था, जो फाउंडर था मुगलिया सल्तनत का, वो कौन था, वो था जी बाबर, बाबर। ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं आया। ठीक है, ठीक है जी। हुमायूं के बाद जो है ना जी, यहाँ पे हुमायूं के बाद यहाँ पे एक सल्तनत आई थी, उसको हम कहते हैं सूरी डायनास्टी। सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने जनाब यहाँ पे जो है ना जी, ये इसने हम जो हुमायूं से जो है ना ये सल्तनत छीनी थी। ठीक है जी। और तकरीबन 16 साल जो ना सूरियों ने भी यहाँ पे हुकूमत की थी। तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि जनाब जो सूरी डायनास्टी है वो कब से कब तक चली है, और सूरियों ने किससे हुकूमत छीनी थी, वो हुमायूं से छीनी थी, हुमायूं से। ठीक है जी। और फिर सूरियों से हुकूमत किसने छीनी थी, हुमायूं के बेटे अकबर ने। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गई है। और ये जो अकबर है ना, अकबर सबसे ज्यादा टाइम अकबर ने ही रूल किया था मुगलिया सल्तनत में से। ठीक है। अब यहाँ से एक तो आपने ये बात याद कर ली, इनकी तरतीब आपने याद कर ली। दूसरी आपने याद करना है कि ये जो आपकी मुगल डायनेस्टी है वो कब स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है। पानीपत की फर्स्ट जो
जो वार थी, पानीपत की पहली जंग जो थी, ठीक है, ये लोधियों के दरमियान और मुगलों के दरमियान हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी को जनाब बाबर ने, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जनाब इसको हराया था पानीपत की पहली जंग में, ठीक है। और ये मैंने बाबर के हवाले से 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर रूल्ड फॉर 4 ईयर, फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोधी एट फर्स्ट वार ऑफ पानीपत। इसमें 3-4 एमसीक्यूज बार बार बनते हैं। कभी कभार पूछ लेता है कि पानीपत की फर्स्ट वार किस किस के दरमियान हुई थी, फिर वो पूछ लेता है जी पानीपत की जो वार है वो कब हुई थी, 1526 को हुई थी, ठीक है। और फिर वो पूछ लेता है उसका जो विनर कौन था, वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। फिर वो कभी कभार पूछ लेता है जो मुगल डायनास्टी है उसका जनाब फाउंडर कौन सा है, वो ज़हीरुद्दीन बाबर है, ठीक है जी। बाबर वाज बोर्न इन 1483, प्रेजेंट है उज्बेकिस्तान, ये उसका जो ना बर्थ प्लेस पूछ ली जाती है बाबर की। बाबर जनाब ये उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है जी। ही बिलोंग्स टू तैमूरिड डायनेस्टी एंड वाज डिसेंट ऑफ तैमूर ऑफ हिज फादर साइड एंड गेंगेज खान ऑन हिज मदर साइड। मीन के इसके जो दुधियाल थे ना, जिसको हम दादके कहते हैं, ठीक है जी, उसके जो दादा की जो है, दादा की जो नस्ल थी वो तैमूर खानदान से थी। और जो उसकी जो ना जो उसके है जनाब, जो उसकी जो मदर साइड थी, जिसका ननियाल था, जिसको नानके हम कहते हैं, जो ननियाल था वो चंगेज़ खान का था, ठीक है जी। ये तैमूर खानदान और चंगेज़ खानदान दोनों खानदानों के दरमियान इसका जनाब लिंक था। अपने दादा की तरफ वो तैमूर खानदान और नाना की तरफ वो चंगेज़ खान से था, ठीक है जी। बाबर इनिशियल रूट फॉर फरगाना वैली, ये सबसे पहले उसने फरगाना वैली पे जनाब ये रूलर था, ठीक है जी, सेंट्रल एशिया में, वहां से फिर ये इधर को आया था। 1494 ही कैप्चर्ड काबुल, सबसे पहले इसने अफगानिस्तान में काबुल को कैप्चर किया था, ठीक है। और वहीं से इसने अपनी बुनियाद स्टार्ट की थी अपनी सल्तनत की, ठीक है जी। बाबर हैड एम्बिशियस ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू riches and strategic importance. He made multiple incursions into northern India including फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। तो सबसे पहले जो इसने जो जंग लड़ी थी वो जो ना पानीपत की पहली जंग जो जिसने जीती थी इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और इसने जनाब जो है ना सब कॉन्टिनेंट में अपना रूल रूल शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं साहब आए हैं जी, इसका नाम नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद इनका असल नाम था, ठीक है। और हुमायूं वाज रिटन बाय द गुलबदीन बेगम सिस्टर हुमायूं। तो हुमायूं नामा जो ना हुमायूं नामा बुक का नाम है, वो गुलबदीन बेगम ने लिखी है, ये पूछ ली जाती है बार बार, ठीक है जी। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ कनौज। तो बैटल ऑफ कनौज के बारे से पूछ लेते हैं कि बैटल ऑफ कनौज जनाब कब हुई थी, 1539 में हुई थी। किसके दरमियान हुई थी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान हुई थी। कौन जीता था, शेर शाह सूरी जीत गया था और हुमायूं को जनाब शिकस्त हो गई थी। उसके बाद उसके साथ ही फिर जनाब सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है। सूरी डायनेस्टी जनाब 1540 से 1556 तक 16 साल तक चली है सूरी डायनेस्टी। शेर शाह सूरी के वाले से पूछ लिया जाता है बार बार, ठीक है जी। उसका असल नाम फरीद खान था, ठीक है जी। और इसने जब ग्रैंड ट्रनिक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, वो इसने बनाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार वो पूछ लेता है कि जीटी रोड किसने बनाया था। उसके बाद जनाब इस्लाम शाह सूरी उसके बाद आया था, ठीक है। और उसके बाद जनाब रोहतास फोर्ट इन्होंने बनाया था सूरियों ने, किला रोहतास, ठीक है जी। टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड इन सकराम, ठीक है जी। और ये आप जनाब ये इसका जो टॉम्ब है शेर शाह सूरी का, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा हुआ, ठीक है जी। इसमें जो ना शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं दिस बैटल, जो है ना ये आर मार्किंग मेकिंग वन ऑफ द अर्ली क्लैशेस बिटवीन टू रूलर्स, ठीक है। ये सबसे पहले एक जंग हुई थी बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। उस बैटल ऑफ कनौज हुई, बैटल ऑफ कनौज में जनाब उसके 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई है और 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुई है। कनौज की जंग के बाद फिर शेर शाह सूरी ने जनाब इसमें हुकूमत संभाल ली थी, हुमायूं को उसने बरतरफ कर दिया था। बैटल ऑफ बिलग्राम उसके बाद हुई है, फिर उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा हुई है, ठीक है। और ये सारी होते हुए जनाब क्या हुआ जी, जनाब अकबर साहब ने फिर आके 1556 में अपनी हुकूमत बना ली थी दोबारा, सूरियों से उसने जनाब इसको क्या ख़त्म कर दिया था। रियल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। सेकंड वार ऑफ पानीपत 1156 में, पहले 1526 में हुई है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास है जो है ना, ये आपके पास जो है यहाँ से ये 1100 नहीं 1500 था, 1556, ये आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। 1556 में जनाब सेकंड वार ऑफ पानीपत हुई है। पानीपत की दूसरी जंग जनाब अकबर ने और किस में दरमियान हुई है जी, वो सूरियों के दरमियान हुई है, ठीक है जी। हिमू हिमू जो था ना, हिमू बाकल, वो सूरियों का जर्नैल था। और इधर जो था ना इसका जो जो था बैरम खान था अकबर का जो जर्नैल था। इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी। असल जंग इन्हीं के दरमियान हिमू बाकल और बैरम खान के दरमियान में हुई थी बाकी, लेकिन चूंकि नाम तो रूलर का ही आता है
तो उधर जो इस्लाम शाह सूरी था वो भी भाग गया था, और अकबर जो ना बिल्कुल बच्चा था, ये तो तकरीबन 12-13 साल का था। तो बेसिकली जंग दो जनरलों के दरमियान में हुई थी, लेकिन बात तो फिर इन्हीं की आती है, रूलर की बनती है। तो यहाँ से अकबर जनाब अकबर की जो सल्तनत है वो स्टार्ट होती है। 1556 से 1605 तक अकबर साहब चलते हैं। इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है ना, ये लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, ठीक है जी, ये सारा चीज़ जना दीन इलाही भी इसने स्टार्ट किया था अकबर ने, ठीक है। ये सारी चीज़ें अकबरनामा के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैंने लिखी हुई है सारी, आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर साहब आ जाते हैं 1605 से 1627 में, 27 तक ये जहांगीर साहब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब शाहजहां आ जाता है। इनके ख़ास तौर पे आपने जो इनकी जिन्होंने जो जो इमारतें वगैरह बनाई है ना, ठीक है, जैसे ताजमहल जिसने शाहजहां ने बनाया है, ठीक है जी। और रेड फोर्ट जो लाल किला है, दिल्ली फोर्ट वगैरह, ये भी सारे शाहजहां ने बनाए हैं, ठीक है। इन्होंने इमारतें बड़ी बनाई हैं, जैसे जहांगीर ने हिरम मनारा बनाया था, शेखुपुरा में जो हिरम मनारा बनाया था वो जहांगीर साहब ने बनाया था, ठीक है। जो इनकी आपने जो इमारतें, ये आपने लाजमी याद करनी है। उसके बाद औरंगजेब आलमगीर साहब 1658 से 1707 तक आते हैं। औरंगजेब आलमगीर साहब, ठीक है, इनके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। तो यूं आपकी जो जो मुगल एम्पायर की जो पहले इनके छः जो रूलर है ना, जो छः इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर हो जाएंगे। वो आपने मैंने आपको पहले बताया, बादशाह से याद करने हैं छः के छः रूलर, और इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं, कौन कौन सी इन्होंने इमारतें बनाई हैं। ये चीज़ें आपने कल तैयार कर ली हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका उसके बाद नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में हम मुगलिया सल्तनत को मुकम्मल कर देंगे। साथ हम जो है ना मैथमेटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यूँ इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम मैथ और मुताला को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।